नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है को कहते हैं। ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है चक्रीय बेरोजगारी और ऑप्शन डी है शिक्षित बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से जो व्यापार चक्र में परिवर्तन अर्थात आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होती है। चक्रीय बेरोजगारी जो समग्र बेरोजगारी का एक घटक है और यह जो है वो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है। ओके। और आर्थिक मंदी या विस्तार से जो प्रभावित होती है। आर्थिक मंदी के दौरान जो चक्रीय बेरोजगारी सबसे अधिक होती है और आर्थिक विस्तार के दौरान जो है सबसे कम होती है। जैसे यदि किसी क्षेत्र विशेष में अचानक से किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का सप्लाई जो है वो कम करना पड़ता है और उसके साथ साथ उत्पादन उस वस्तु का उत्पादन भी जो घट जाता है। और भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े जो नगण्य हैं या जो है चक्रीय बेरोजगारी जो है वो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण है? पहला है जनसंख्या उच्च वृद्धि दर, और दूसरा कथन है कौशल विकास का अभाव, तीसरा है धीमा औद्योगिक विकास और चौथा है असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में बेरोजगारी के लिए संरचनात्मक और चक्रीय दोनों तरह के कारकों को उत्तरदायी ठहराया जाता है और इसके कुछ अन्य प्रमुख कारक जो हैं वो जनसंख्या वृद्धि और कौशल विकास का अभाव, धीमी औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति, आर्थिक असमानता और अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली, असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। ये सभी जो हैं वो भारत में बेरोजगारी के कारण है। तो इस प्रकार इसमें चारों जो हैं वो भारत में बेरोजगारी के कारण में शामिल है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष निर्धनता का मापक है? पहला लॉरेंज वक्र विधि, दूसरा है कैलोरी उपभोग विधि, तीसरा है गिनी गुणांक विधि और चौथा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सापेक्षिक गरीबी गरीबी जो है यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता विद्यमान है। सापेक्षिक गरीबी के निर्धारण के लिए लॉरेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। और निरपेक्ष गरीबी जो है वो देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। निरपेक्ष गरीबी का मापन जो है कैलोरी के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी भी कहते हैं। ओके। और सापेक्ष गरीबी का निर्धारण जो है वो लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक के द्वारा, ये दोनों के द्वारा जो सापेक्ष निर्धनता की मापन किया जाता है। और निरपेक्ष गरीबी का या निरपेक्ष निर्धनता का मापन जो है वो कैलोरी उपभोग विधि और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है निरपेक्ष निर्धनता का मापन। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है तेंदुलकर समिति, दूसरा है वाई के अलग समिति, तीसरा है रंगराजन समिति और चौथा है लकड़वाला समिति। भारत में गरीबी से संबंधित समितियों का गठन हर वर्ष जो है वो सबसे पहले वाई के अलग समिति का गठन हुआ था, वो वर्ष 1979 में। वाई के अलग समिति का गठन जो है वर्ष 1979 में हुआ था। ओके। और उसके बाद लकड़वाला समिति का गठन वर्ष 1989 में। 1989 में लकड़वाला समिति का गठन हुआ था और इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो है 1993 में प्रस्तुत की थी लकड़वाला समिति ने। ओके। उसके बाद तेंदुलकर समिति का गठन जो है वो वर्ष 2009 में
2009 में तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था। फिर रंगराजन समिति का गठन जो 2012 में हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले वाईके अलग समिति, फिर लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, फिर उसके बाद रंगराजन समिति का गठन हुआ था। तो इसमें 2 4 2 4 1 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रायः प्रत्येक देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों की बुनियादी जरूरतें जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रायः प्रत्येक देश जो अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करता है, क्योंकि अलग अलग देशों की बुनियादी जरूरतें जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। अतः अलग अलग देशों में जीवन यापन की परिवर्तनशील लागत के कारण गरीबी की रेखा भी अलग अलग होती है। इस प्रकार कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना वर्ष 2016 में एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और दूसरा कथन है, इस योजना में 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अटल पेंशन योजना, यह जो योजना जो मई 2015 में सभी भारतीय विशेष रूप से गरीबी, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह 2015 में शुरू की गई थी, न कि 2016 में। और यह जो केंद्र वित्त मंत्रालय की पहल है। अटल पेंशन योजना जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की पहल है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक जो शामिल हो सकता है, न कि 18 से 60 वर्ष के बीच। 18 से 40 वर्ष के बीच जो की आयु वाला कोई भी भारतीय जो है इस योजना में शामिल हो सकता है। तो इसका जो कथन होगा वो भी गलत हो जाएगा अटल पेंशन योजना के संदर्भ में। तो इसमें कोई भी कथन जो सही नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? पहला है अकुशल संसाधन उपयोग, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा है पूंजी और उद्यमिता की कमी, और चौथा उच्च प्रति व्यक्ति आय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में गरीबी के कारण जो है वो जनसंख्या विस्फोट, कम कृषि उत्पादकता, अकुशल संसाधन उपयोग और बेरोजगारी की समस्या, पूंजी और उद्यमता की कमी, ये सभी जो है वो भारत में गरीबी के कारण है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो उच्च प्रति व्यक्ति आय है वो भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो इसमें जो चौथा वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 2 और 3 जो है वो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा कथन है, भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मनरेगा जो है इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो था वो सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। और भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय जो राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो मनरेगा के संबंध में सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, हवाई अड्डा का नाम और स्थान। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके। और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही है। तो इसमें सभी कथन जो है सही है, चारों युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 आयोग या समिति और सूची 2 में विशेषता के से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है आयोग या समिति और सूची 2 में विशेषताएं। ऑप्शन ए गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति जो है वो, गोईपोरिया समिति का संबंध जो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। गोईपोरिया समिति जो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति जो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और भंडारी समिति, भंडारी समिति का संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित जो भंडारिया समिति है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और काका कालेलकर समिति, काका कालेलकर आयोग का संबंध जो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग से है, पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है पॉल क्रूगमैन, ऑप्शन सी है जॉन मेनाइन किंग्स और ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर वर्ष 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। और तुलनात्मक लाभ के कानून को उनकी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। और दूसरा कथन माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर जो है संसाधनों की वृद्धि दर से अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या जो दुगने रफ्तार से बढ़ती है जबकि संसाधनों में समान गति रहती है, सामान्य गति से ही वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक 25 वर्ष बाद जो जनसंख्या दुगनी हो जाती है। और माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर जो संसाधनों की वृद्धि दर से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस के संबंध में सही है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता का कारण है? पहला है खंडित और उप विभाजित भूमि जोत, दूसरा है आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में अज्ञानता, तीसरा है पारंपरिक कृषि पद्धति का उपयोग और चौथा है भंडारण के दौरान नुकसान। कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता जो भारत में गरीबी का एक मुख्य स्रोत है। कम उत्पादकता जो विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है। यह ज्यादातर जो खंडित और उप विभाजित भूमि जोत के कारण और नगदी की कमी, आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में अज्ञानता, पारंपरिक कृषि पद्धति का उपयोग और भंडारण के दौरान नुकसान और अन्य कारकों के कारण हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सभी जो है वो भारत में कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता के कारण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गठन योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था। और दूसरा कथन है इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तेंदुलकर समिति का संबंध जो भारत में निर्धनता आकलन से है।
और भारत में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करने हेतु 2009 में योजना आयोग ने एक नई समिति गठित की और इसके अध्यक्ष जो है सुरेश तेंदुलकर थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009 में किया गया था, ना कि 2012 में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण जो भोजन में कैलोरी के स्थान पर मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया था, ना कि भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर। ओके। इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया था। तो इस प्रकार जो कथन जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो तेंदुलकर समिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आय या संपत्ति के वितरण में व्यापक असमानता का सांख्यिकी माप है। और दूसरा कथन है, यह समाज में निरपेक्ष गरीबी का मापन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? गिनी गुणांक जो है वो आय या संपत्ति के वितरण में व्यापक असमानता का सांख्यिकी माप गिनी गुणांक करता है। ओके, गिनी गुणांक द्वारा होता है। यदि गिनी गुणांक जो शून्य होता है तो समाज में सभी व्यक्तियों की आय जो है समान मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि गिनी गुणांक का मान जो है 1 है तो इसका आशय यह है कि एक ही व्यक्ति के पास समस्त आय केंद्रित है। और यह जो समाज में सापेक्षिक गरीबी का मापन करती है, ना कि निरपेक्ष गरीबी का। गिनी गुणांक जो सापेक्षिक गरीबी का मापन करती है, ना कि निरपेक्ष गरीबी का। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है वो सही है। और तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। केवल एक जो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। और दूसरा कथन है, यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। और तीसरा कथन है, यह किसी अर्थव्यवस्था के कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कितने कथन जो सत्य है ये पूछा गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग जो नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था में कोई सार्थक योगदान नहीं दे रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था के कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो हो बाजार में उपलब्ध नौकरी और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी नहीं, बल्कि यह जो है वो आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार देने से रोजगार दिया जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 और 3 जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के संबंध में सही है। तो इसमें केवल 2 कथन जो सही है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तब होती है जब तकनीकी प्रगति के कारण रोजगार में कमी आ जाती है। और दूसरा कथन है, इसे चक्रीय बेरोजगारी नामक व्यापक अवधारणा का हिस्सा माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तकनीकी बेरोजगारी जो है तब होती है जब प्रौद्योगिकी और कामकाज प्रथाओं में विकास के कारण कुछ श्रमिकों को अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। तकनीकी बेरोजगारी को जो संरचनात्मक बेरोजगारी नामक व्यापक अवधारणा का हिस्सा माना गया, ना कि चक्रीय बेरोजगारी का। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। यह जो है तब उत्पन्न होता है जब तकनीकी प्रगति के कारण जो रोजगार में कमी आती है, तकनीकी रोजगारी। तो इस पर जो कथन 1 है वो सही है, केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती है। और दूसरे कथन है, इसका मापन जो कैलोरी या उपभोग व्यय के आधार पर किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
निरपेक्ष गरीबी जो देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाता है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और निरपेक्ष गरीबी का मापन जो कैलोरी के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन दो निरपेक्ष गरीबी के संबंध में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1999 में स्थापित या एक नियामक निकाय है। और दूसरा कथन है, इस प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य जो है वो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 तथा बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित किए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है यह बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1999 में स्थापित यह एक नियामक निकाय है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह जो है वो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है तथा वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो इस प्रकार जो कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और इसे जो है वो इस प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य जो है वो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 तथा बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित किया गया था। तो जो कथन जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड द्वारा किया गया था। और दूसरा कथन, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हरित क्रांति का तात्पर्य जो है वो उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों और कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकी के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि से है। हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है वर्ष 1968 में पूर्व संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के निर्देशक विलियम गॉड द्वारा किया गया है और जिन्होंने इस नई तकनीकी के प्रभाव को चिन्हित किया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो विलियम गॉड ने 1968 में विलियम गॉड ने गॉड द्वारा किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति जो है वो 1967 से 68 के मध्य 1967 से 68 के मध्य और 1977 से 78 के मध्य हुआ था। ओके, तो इसका जो कथन इसमें दोनों कथन जो हरित क्रांति के संबंध में सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे तात्पर्य कृषि उत्पादों को खेत से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सम्मिलित सभी गतिविधियों की श्रृंखला से है। और दूसरा कथन है, इसमें सहायक सेवा जैसे कि वित्त पोषण, बाजार संबंधित सूचनाएं आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कृषि विपणन से तात्पर्य जो कृषि उत्पादों को खेत से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सम्मिलित सभी गतिविधियों की श्रृंखला से है। तो इस पर जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसमें प्रबंधन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, थोक, खुदरा और निर्यात संबंधित गतिविधियां भी शामिल होती है। और कृषि विपणन में जो है सहायक सेवा जैसे वित्त पोषण, बाजार संबंधित सूचनाएं, ग्रेड एवं मानक, मूल्य जोखिम प्रबंधन आदि को भी शामिल किया जाता है। ना कि इसमें बोला गया है इसमें सहायक सेवा जैसे वित्त पोषण, बाजार संबंधित सूचनाएं आदि को शामिल नहीं किया जाता जी। इसमें कृषि विपणन में ये सभी को शामिल किया जाता है। तो इसका जो कथन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
और वे है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम वर्गीकरण और वार्षिक कारोबार। पहला सूक्ष्म उद्यम 1 से 10 करोड़, दूसरा लघु उद्यम 10 से 100 करोड़ और तीसरा है मध्यम उद्यम 100 से 150 करोड़। सूक्ष्म उद्यम का वार्षिक कारोबार जो हो 1 से 5 करोड़ है, ना कि 1 से 10 करोड़। 1 से 5 करोड़ जो है वो सूक्ष्म उद्यम का वार्षिक कारोबार होना चाहिए, तो वह सूक्ष्म उद्यम कहलाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और लघु उद्यम का कारोबार जो 10 से 50 करोड़ होना चाहिए, ना कि 10 से 100 करोड़। 10 से 50 करोड़ जो है वो लघु उद्यम का कारोबार होना चाहिए। तो इस प्रकार जो कथन वार्षिक कारोबार होना चाहिए। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। और मध्यम उद्यम का कारोबार जो 50 से 250 करोड़, 50 से 250 करोड़ होना चाहिए। 50 से 250 करोड़ होना चाहिए। तो इसका जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो सही नहीं है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी कथन जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख सार और सूची 2 में संबंधित उद्योग। ऑप्शन ए कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी में जो हो सीमेंट उद्योग है स्थापित है। तो इस प्रकार जो ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। सिंदरी, बिहार के सिंदरी में जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग के संबंधित उद्योग है। रासायनिक उर्वरक से संबंधित उद्योग जो है सिंदरी में, बिहार के सिंदरी में। तो इस बार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और नेपानगर, मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो कागज उद्योग है। तो इस बार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और अलंकेश्वर, अलंकेश्वर गुजरात के अलंकेश्वर में खनिज तेल उत्पादन किया जाता है। तो इस बार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 1 है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक जो दुर्गेश पटेल को माना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक जो निरपक्ष तुतेज को माना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और भारत में लाल क्रांति के जनक जो है वो, भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। तो इस प्रकार डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध जो है वो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है, ना कि दलहन उत्पादन से। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके। और भूरी क्रांति, भूरी क्रांति को जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है कथन 2 है वो सही है। और लाल क्रांति जो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। और परमानी क्रांति, परमानी क्रांति का संबंध जो है वो भिंडी उत्पादन से है, ना कि मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से जो बादामी क्रांति जाना जाता है। मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति को, बादामी क्रांति या भूरी क्रांति को जाना जाता है। सॉरी, बादामी क्रांति, भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें पूछा गया कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें केवल 2 युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। और दूसरा कथन है, केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा कथन है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। और इसकी स्थापना जो वर्ष 1929 में 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पहले जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। तो इस बार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। भारतीय कृषि अनुसंधान का गठन जो वर्ष 1929 में हुआ था, ना कि वर्ष 1953 में, ना कि वर्ष 1953 में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ना कि बेंगलुरु में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके।
और केंद्रीय कृषि मंत्री जो है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबंध में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी, दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, और तीसरा है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, और चौथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल GAIL गेल। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की स्थापना जो वर्ष 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो वर्ष 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और एनटीपीसी की स्थापना जो है वर्ष 1975 में किया गया था, 1975 में। और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL की स्थापना जो है वर्ष 1984 में किया गया था। तो इसका सबसे पहले तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी की स्थापना, फिर उसके बाद IOCL की स्थापना, फिर एनटीपीसी की स्थापना, फिर गेल की स्थापना। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, और दूसरा कथन है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या जो राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। और इसकी स्थापना जो वर्ष 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसका मुख्यालय जो कोची, केरल के कोची में है, ना कि कोलकाता में है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कथन है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। औद्योगिक नीति संकल्प जो 1948 में एक उद्यमी और प्राधिकरण दोनों के रूप में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया है। और औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के अंतर्गत जो उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक संबंधित निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। और दूसरा कथन है इसका मुख्यालय मुंबई में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है एक संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना जो 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, 90 को की गई थी, ना कि 1980 में। ओके, इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। और सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ना कि मुंबई में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सिडबी के संबंध में दोनों कथन जो सही नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रमुख श्रम सुधार अधिनियम और वर्ष। बोनस भुगतान अधिनियम जो वर्ष 1965 में आया था। तो इसका जो कथन 1 है वो सही है। ओके, कारखाना अधिनियम जो 1948 में लाया गया था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है, हो जाएगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो वर्ष 1948 में लाया गया था, ना कि 1956 में। 1948 में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया था। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। और मातृत्व लाभ अधिनियम जो 1961 में लाया गया था। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें 1, 2, 3 युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में विशेषता।
पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, यह इसकी विशेषता थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इसका जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल मॉडल पर आधारित था। तो इसका सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तो इसका डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3 1 2 4 3, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मार्केस समझौता। मार्केस समझौता के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा कथन है यह संस्था विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है। और तीसरा कथन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और चौथा कथन है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उपयुक्त में से कितने कथन जो सत्य हैं? विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियम बनाती है, वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाती है। और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर किया गया था। ओके, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया व्यापार अधिनियम जो गैट था उसके स्थान पर 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। ओके, और यह संस्था जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है और इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और जिस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। और भारत जो है वो गैट एवं इसकी जगह लेने वाले डब्ल्यूटीओ का जो है संस्थापक सदस्य है। तो इसमें कथन एक जो है वो सही सुमेलित है। और दूसरा इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, तो ये भी सही है। और यह जो है वो संस्था विभिन्न व्यापारों के नियमों के बीच उदार बनाती है। तो इसका जो कथन दो वो भी सही सुमेलित है। और यह जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 कथन जो सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई का पंजीकरण जो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और दूसरा कथन है वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में वस्तुओं और भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया गया जो सितंबर 2003 में लागू हुआ। और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद है। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण जो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और इसे बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो जीआई के संबंध में सही है। ओके, इसमें दोनों कथन जो जीआई के संबंध में सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और दूसरा कथन है इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा कथन है यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 हो वो भी सही हो जाएगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो 1 सितंबर 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ना कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका स्थापना जो 1 सितंबर 1956 में किया गया था। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 जो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई को अक्सर हॉट मनी के रूप में संदर्भित किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
निवेश का वह प्रकार जिसमें किसी संकट की स्थिति में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है कहलाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई जो हो अक्सर हॉट मनी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह जो अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिसका जो कथन और कारण जो हो दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और एफपीआई जो है अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिए इसे एफडीआई की तुलना में अधिक जोखिम भरा माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आर्थिक विकास का एक मुख्य चालक माना जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह मेजबान देश के लिए पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। ओके। और एफडीआई जो विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे शेयर प्राप्त करना, सहायक या संयुक्त उद्यम स्थापित करना, अथवा ऋण या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। और एफडीआई को आर्थिक विकास का एक मुख्य चालक माना जाता है, क्योंकि यह जो मेजबान देश के लिए पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। तो इसका जो कथन और कारण जो हो दोनों सही है और कारण जो हो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुन्नार मिर्डल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे एक भारतीय अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। और दूसरा कथन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लानिंग का सुझाव उनके द्वारा ही दिया गया था। तीसरा कथन है, एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द प्राइवेट ऑफ नेशन पुस्तक उनके द्वारा ही लिखी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? गुन्नार मिर्डल जो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लानिंग का सुझाव जो है गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। और एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन पुस्तक उनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और गुन्नार मिर्डल जो है एक स्वीडिश केंसियन अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, ना कि भारतीय अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 जो हो सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस अधिनियम को वर्ष 1999 में पारित किया गया था। और दूसरा कथन है, इसने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो वर्ष 1999 में पारित किया गया था ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा और कथन 1 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना की विषय वस्तु जो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। और दूसरा कथन है, इसमें 15% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 2012 से 17 तक इसका कार्यकाल था। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और इस योजना का विषय वस्तु जो था वो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। और इसमें 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 दिसंबर 2012 को ब्राह्मी योजना के लिए जो 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी, ना कि इसमें 15% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इसमें जो 9% वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।